हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सौरभ खरकवाल आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैंने क्लास 12th की कंप्लीट फिजिक्स स्टार्ट की और हमारा चल रहा है पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने गॉस थ्योरम पढ़ी थी, गॉस थ्योरम का प्रूफ किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। इससे पुराने लेक्चर अगर आप लोगों ने देखने हैं तो आप लोग जाके हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड करके सारे सीक्वेंस में मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप में इस नंबर पर बता सकते हैं। आप लोग मुझे बोल देना कि सर मुझे नोट्स चाहिए या मुझे ग्रुप में ऐड कर दो, तो मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दूंगा। बाकी हमारी जो वीडियोज़ है रेगुलर 6 बजे आती है। ठीक है, सीधे टॉपिक में जाते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि गॉस थ्योरम क्या कहती है। देखो, गॉस थ्योरम कहती है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस मतलब कि कोई 3 डायमेंशनल सरफेस, जैसे स्फीयर हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, तो किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जाने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर, या जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो किसी भी क्लोज सरफेस से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/ε0 टाइम्स किसके होता है, उस क्लोज्ड सरफेस से इनक्लोज्ड चार्ज के। मान लो ये कोई एक स्फीयर है, इस स्फीयर का ये सेंटर पॉइंट है जहां पे एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू। ठीक है, तो इस क्लोज्ड सरफेस से या इस स्फीयर से जाने वाला फ्लक्स फाई इक्वल टू होगा जो भी इसके अंदर चार्ज है Q/ε0 के इक्वल। तो ये आपकी गॉस थ्योरम है। तो आज आपको पता है कि गॉस थ्योरम ये होती है और आपने इसकी हेल्प से कूलम्ब्स लॉ निकालना है। कूलम्ब्स लॉ मतलब कि F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो ये आज आप लोगों ने निकालना है, ठीक है ना। तो ये निकालना है आपने गॉस थ्योरम का यूज करके। तो ऐसा कुछ हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, फिर शुरू करते हैं इसको। तो लेट अस सपोज मैंने एक कोई क्लोज्ड सरफेस ले लिया, मैंने वो सरफेस लिया, एक स्फीयर लिया है, ठीक है ना, और इस स्फीयर के सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक, अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है वो बाहर की तरफ को जाता है। तो मैंने क्या किया, इस प्लस क्यू चार्ज से जाने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दिया। ये मान लो ये कोई प्लस क्यू चार्ज है और इस प्लस चार्ज से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है वो बाहर की तरफ को जा रहा है। ठीक है, तो प्लस चार्ज से जाने वाला मैंने ऐसे करके एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दिया। ठीक, तो ये पॉजिटिव चार्ज से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। और जो आपने क्लोज्ड सरफेस ली है, इस क्लोज्ड सरफेस की कुछ तो रेडियस होगी ना, तो इस क्लोज सरफेस की जो रेडियस है r ले लेते हैं। ठीक है, तो आपकी r रेडियस की ये क्लोज्ड सरफेस ले ली, मतलब इसकी जो रेडियस है वो कितनी है बच्चों, r है। ठीक है, चलेगा ना। और इस क्लोज्ड सरफेस का अगर मैं आपसे पूछूं कि एरिया कितना होगा, तो इसका एरिया होगा s, जिसकी वैल्यू होगी, स्फीयर है तो स्फीयर का एरिया कितना होता है 4πr²। तो इसका एरिया इतना होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस स्फीयर में एक छोटा सा हिस्सा ले लेता हूं, ध्यान से देखना, ये इसका एक छोटा सा हिस्सा ले लेता हूं। ठीक है, ये। तो अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस छोटे से हिस्से का एरिया वेक्टर कितना होगा। आपको पता है ना कि छोटे से हिस्से का एरिया छोटा सा होगा। पूरे स्फीयर का एरिया s है तो छोटे से हिस्से का एरिया कितना हो जाएगा ds। और ये छोटे से हिस्से का जो एरिया वेक्टर होगा ना, एरिया हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन उस सरफेस से आउटवर्ड होती है। तो ये छोटे से हिस्से का जो एरिया वेक्टर होगा वो इस छोटे से सरफेस से परपेंडिकुलर बाहर को होगा। तो ये है आपका इस छोटे से हिस्से से जाने वाला एरिया वेक्टर, जिसको हम क्या बोलेंगे, ds वेक्टर। तो कहीं ना कहीं आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये छोटे से हिस्से का जो एरिया वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है। समझ में आ गया ना। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सुनो, यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, P पॉइंट ले लेता हूँ और इस P पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रख लेता हूँ, कौन, प्लस Q0। मान लो कि ये एक पॉइंट है जो आपका P है और यहाँ पे मैंने एक प्लस Q0 टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। ठीक है ना। तो अब हम लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो लिख लेता हूं, सिंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रल फॉर्म पे, फाई इक्वल टू किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए होता है इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख रहे हैं हम कहां पे देख रहे हैं बच्चों, एट
पी पॉइंट पे देख रहे हैं, हाँ इस स्पेयर में इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख रहे हैं। अब क्लोज्ड सरफेस है तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस होता है। अब ए डॉट बी आपको पता है कि ए बी कॉस थीटा होता है, तो फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये आ जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। अब आप लोग ध्यान से देख रहे हो कि प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर को है, एरिया वेक्टर भी बाहर को है, तो साइड में मैं लिख सकता हूं कि सिंस जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर ये पैरेलल है आपके किसके, एरिया वेक्टर डी एस के, तो इसका मतलब आपका जो थीटा है ये कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो यहाँ से आ जाएगा फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ से आपका जो फ्लक्स आ जाएगा फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ जाएगा, ई डी एस। अब आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ई, ये यूनिफॉर्म होगा क्योंकि ई इक्वल टू आपको पता है 1/4πε0 Q/r² होता है, तो स्पेयर की रेडियस तो फिक्स है ना, तो आपका ई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कभी भी इंटीग्रेट नहीं होता है, तो ई बाहर आ जाएगा। तो फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ जाएगा, डी एस आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि डी एस छोटा सा एरिया है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो पूरे स्पेयर का एरिया आएगा। तो हम लोग जानते हैं बच्चों सिंस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल टू कितना होता है, एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो इसके जस्ट बाद का काम यहीं पे कर देता हूँ, ये वाले स्टेप मिटा देता हूँ। हाँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई इंटू कितना आ जाएगा, एस आ जाएगा। ठीक है, अभी एस क्या है बताओ, एस है पूरे स्पेयर का एरिया जिसकी वैल्यू 4πr² है, तो सिंस एस इक्वल टू कितना है आपका, 4πr²। ठीक है ना, तो रख देते हैं। तो फाई इक्वल टू कितना आ गया बता, ये आ गया ई इंटू एस की जगह कितना आ गया, 4πr² आ गया। ये इधर भेज सकता हूं, तो ई इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, ये आ गया फाई अपॉन कितना आ गया, 4πr²। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस देखो ना, कूलम्ब्स लॉ पढ़ना है फ्रॉम गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम आप यूज कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, ठीक है, गॉस थ्योरम क्या कहती है, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जाने वाला फ्लक्स Q/ε0 के इक्वल होता है। तो फाई की जगह Q/ε0 रख सकते हैं। तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा, फाई की जगह रख दिया मैंने, देखो ये Q/ε0 रखा, ठीक है, और अपॉन में कितना आ गया, 4πr²। अब समझो ये अपॉन वाला ε0 यहां आ जाएगा, तो E इक्वल टू कितना आ गया बताओ, तो Q/, ध्यान से देखना, 4πr², साथ में क्या आ गया आपका, ε0 आ गया। अब इसको अच्छा बनाया जा सकता है। अच्छा बनाने का मतलब क्या बताओ, हम लोग एक काम करते हैं, 4πε0 को एक साथ ले लेते हैं। हाँ, तो देखो अब क्या कर रहा हूं मैं, तो ये आ गया आपका E इक्वल टू 1/4πε0, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, देखो 4πε0 को एक साथ। अब आपका बचा एक Q, एक आपका बचा r², तो कहीं ना कहीं आपने E निकाल दिया इतना। ठीक है ना, तो चलो बहुत बढ़िया, E इतना आ गया, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देते हैं। अब हम लोग जानते हैं बच्चों कि सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू कितना होता है बताओ, F अपॉन कितना होता है, Q0। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों। ठीक है, E और F में एक रिलेशन होता है, तो हमें तो कूलम्ब फोर्स निकालना है ना, F निकालना है, तो F इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, E Q0 आ जाएगा। ठीक है, अब E की वैल्यू तो आपको इक्वेशन 1 में पता है, तो अब लिख लेता हूं यूजिंग, ध्यान से देखना बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहां से आ जाएगा F इक्वल टू कितना आ जाएगा, E की जगह रख देता हूं 1/4πε0। ध्यान से देखना, E की वैल्यू कितनी है, Q/r² है, और ये जो Q0 है आपका, Q0 मतलब ये टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो एक साथ लिख लो, तो ये आ जाएगा F इक्वल टू कितना आ गया बताओ, 1/4πε0। Q1 की जगह आ गया Q, Q2 की जगह Q0 अपॉन r²। अगर आपको ध्यान है कूलम्ब्स लॉ यही तो होता है, F इक्वल टू 1/4πε0, पहला चार्ज दूसरा चार्ज अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हो गया F इक्वल टू 1/4πε0 Q0 अपॉन r²। दिस इज कूलम्ब्स लॉ। तो हमने कूलम्ब्स लॉ प्रूव कर दिया है गॉस थ्योरम से। ठीक है,
तो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। बाकी थैंक यू। देखो, जो बच्चों को लग रहा होगा कि यार बहुत स्लो चल रहा है, अभी हमारा पहला चैप्टर चल रहा है, जैसे हम लोग फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे ना, उसके बाद हम लोग स्पीड बढ़ाने वाले हैं। बीच में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अभी थोड़ा रिकवरी मोड में चल रहा हूँ, तो ठीक ठाक चल रही है स्पीड। बच्चों का सिलेबस बहुत कम है, 30% चीज़ें रिड्यूस हो गई है। तो जितनी चीज़ें पढ़ा दी है, आप लोग सबसे पहले ये देखो कि आप लोगों को क्या इतनी चीज़ें आती हैं या नहीं आती है। आप लोगों को होता क्या है कि हमें बहुत जल्दी आगे बढ़ना है, बट अगर आप लोग ये चीज़ें जितनी पढ़ा दी है वो ही नहीं आती है तो फिर बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। मेरे को पता है कि किस हिसाब से कितने टाइम पे कहाँ जाना है, तो आप इसकी चिंता मत करो, आप लोग आराम से पढ़ते रहो, सब चीज़ कंप्लीट होगा, सबसे टाइम से होगा, सबसे बड़ी बात, ठीक है ना। थैंक यू।